सोचिए देश में चुनाव होने वाले हैं और अचानक पता चलता है कि 90 लाख वोटर बस गायब है। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, ये पश्चिम बंगाल का एक ऐसा चुनावी रहस्य है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर ही सवाल खड़ा कर देता है। यह आंकड़ा देखिए, 90 लाख। चुनाव से ऐन पहले पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से इतने सारे नाम हटा दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोगों के वोट देने का अधिकार, उनका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हक, चला कहाँ गया? तो बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? अच्छा, सरकारी तौर पर तो इसका एक बड़ा सीधा साधा जवाब है, पर असल कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर एक क्लीन अप ऑपरेशन यानी सफाई अभियान का नाम दिया गया। टेक्निकली इसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में SIR। अब देखिए, एसआईआर अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक बिल्कुल रूटीन काम है। मतलब जो लोग गुजर चुके हैं, या एक ही नाम दो बार आ गया है, या किसी का पता गलत है तो उसे ठीक करना। आमतौर पर ये एक बहुत जरूरी और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। लेकिन बंगाल में जो हुआ वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, जहां इस काम में आराम से 1 साल का वक्त लगता है, वही बंगाल में इसे चुनाव से महज 4 महीने पहले जल्दबाजी में निपटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये सारा काम हाथ से नहीं बल्कि एक नए अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया। इस नए सिस्टम ERONET का काम था लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पकड़ना। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब बस इतना था कि अगर किसी वोटर के नाम, पते या पिता के नाम की स्पेलिंग में जरा सा भी फर्क है, तो सॉफ्टवेयर उसे तुरंत शक के घेरे में डाल देता था। इन लोगों के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई, अंडर एजुकेशन, मतलब इनका नाम अब कटने की कगार पर है। तो ठीक है, ये तो हुई प्रक्रिया की बात, पर जब हम इसके डेटा को खंगालते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। एक ऐसी कहानी जो सरकारी दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस पूरी कार्रवाई के पीछे एक राजनीतिक तर्क ये दिया गया कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो सब के सब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। लेकिन क्या डेटा भी यही कहानी बताता है? चलिए देखते हैं। चलिए जरा डेटा पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है बगदा। यहाँ 50,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। इनमें से करीब 47,000 हिंदू थे और सिर्फ 3,000 के आसपास मुसलमान। बनगांव उत्तर में भी लगभग यही पैटर्न दिखता है। तो ये आंकड़ी बांग्लादेशी मुसलमान वाली थ्योरी से तो मेल नहीं खाते। पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। डेटा जब और खोदा गया तो एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला पैटर्न दिखा, जिसका सीधा कनेक्शन इस बात से था कि उस इलाके से चुनाव कौन सी पार्टी जीती थी। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। बहरमपुर, जहां एक पार्टी जीती, वहां सिर्फ 4.7% वोटरों को शक के घेरे में डाला गया। लेकिन दूसरी तरफ शमशेरगंज और मानिक चौक को देखिए, जहां उसकी विरोधी पार्टी जीती थी। यहां यह आंकड़ा आसमान छू रहा है। शमशेरगंज में 57% और मानिक चौक में 30%। सोचिए, शमशेरगंज में इसका मतलब था कि 1,07,000 वोटरों का भविष्य दांव पर लग गया। एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही प्रक्रिया, इतने अलग अलग नतीजे, आखिर कैसे? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। इन नंबरों के पीछे असली लोग हैं, भारत के नागरिक, और उनकी कहानियां इस पूरी प्रक्रिया की असलियत को सामने लाती हैं। ये हैं जस्टिस शाहदुल्ला मुंशी, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज। इनका नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया। जरा सोचिए, अगर एक पूर्व जज तक को अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, तो एक आम इंसान का क्या हुआ होगा? और इनसे मिलिए विंग कमांडर मोहम्मद शमीम अख्तर, कारगिल युद्ध के हीरो, एक फौजी जिसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आज उसी से उसकी नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका नाम बिना किसी नोटिस या सुनवाई के लिस्ट से हटा दिया गया। ये हैं अशरफुल हक, एक रिटायर्ड टीचर। ये कोई आम इंसान नहीं, इन्होंने खुद 12 चुनावों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर चुनाव करवाए हैं। और विडंबना देखिए, जो शख्स सालों तक लोगों के वोट डलवाता रहा, आज वो खुद अपना वोट नहीं डाल सकता। और आखिर में 97 साल की सुवर्णा बाला पोद्दार, इन्होंने आज़ाद भारत का हर चुनाव देखा है, हर चुनाव में वोट डाला है। लेकिन आज एक सॉफ्टवेयर की गलती ने उनकी पूरी जिंदगी की लोकतांत्रिक भागीदारी को एक पल में मिटा दिया। जब सिस्टम हर तरफ से फेल हो रहा हो, तो लोगों की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका पर टिकती है।
तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही। असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस प्रक्रिया को हर कदम पर आगे बढ़ने दिया। पहले कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी में हो रहे इस प्रोसेस को मंजूरी दे दी। फिर उस नए और अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को भी हरी झंडी दिखा दी। लेकिन शायद सबसे अहम फैसला ये था कि जिन 27 लाख लोगों ने अपील की थी, कोर्ट ने कहा कि उनकी सुनवाई चुनाव खत्म होने के बाद होगी। कोर्ट का तर्क कुछ ऐसा था कि हम किसी का वोट देने का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, बस वो इस वाले चुनाव में वोट नहीं दे सकते। एक ऐसा तर्क जिसने लाखों लोगों को उस चुनाव से ही बाहर कर दिया जो बस होने ही वाला था। बंगाल की ये घटना सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये आने वाले समय में पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत हो सकती है। एक झटके में बंगाल की वोटर लिस्ट करीब 12% छोटी हो गई, और वो भी चुनाव के ठीक दरवाजे पर। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस पूरी घटना ने अनजाने में ही चुनाव को प्रभावित करने का एक खतरनाक फॉर्मूला या ब्लूप्रिंट बना दिया है। एक ऐसा तरीका जिससे आप वोटर लिस्ट को कम कर सकते हैं, खास समुदाय या इलाकों को सॉफ्टवेयर से टारगेट कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया को इतना लंबा खींच सकते हैं कि जब तक कोई फैसला आए तब तक तो चुनाव ही खत्म हो चुका हो। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या ये वाकई वोटर लिस्ट की एक जरूरी सफाई थी, या फिर ये चुनाव के नतीजों को अपने हिसाब से मोड़ने का एक नया और खतरनाक फॉर्मूला है? इसका जवाब शायद हमें भविष्य में मिलेगा।